नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अपने राज्यव्यापी दौरे के तहत एक दिन के लिए अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा यहां कहा गया कि कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान हुए नुकसान से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा और दूसरी लहर की चेतावनी रहने के बावजूद समय पर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से देश में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के परिणाम काफी भयावह और घातक रहे। इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नियोजन शून्यता जिम्मेदार है और इस दौरान हालात संभालने हेतु आवश्यक कदम उठाने की बजाय प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी रोजाना नए नए झूठ बोलकर देश को गुमराह करने में लगे हुए थे। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में अमरावती जिले की कोविड संबंधी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद जिलाधीश कार्यालय के ही सभागार में बुलाई गई पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने उपरोक्त प्रतिपादन करने के साथ ही कहा कि कोविड संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान देश में हुई हर एक मौत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जिम्मेदार है और उन्हें इसके लिए देश की जनता को जवाब देना होगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता भी मोदी और भाजपा को माकूल जवाब देगी। आणि म्हणून अशा माणुसकी न जोपासणारं सरकार जे आज दिल्लीमध्ये बसलेलं आहे, ते मला चीड, माझा स्वभाव, मला एखादं वाईट गोष्ट कोणावर होत असेल, कोणावर अन्याय होत असेल तर मला चीड येते आणि माझा रोजगार देशाने पाहिलेला आहे। आज मी लोकांच्या डोळ्यात अश्रू पाहिलं, लहान लहान पोरं त्यांच्या डोळ्यात अश्रू पाहिलं, त्यांचे आई वडील नाही, आजादी नाही, त्या पोरांचं काय? गरोदर पहिल्या गेल्या वर्षी लग्न झालं की गरोदर मुलगी असेल, तिचा नवरा तिच्यापासून दूर आला, म्हणजे या कोरोनामध्ये भरम पावला, घरचे करते लोक मेले, लोक आर्थिक बर्बाद झाले, तरी केंद्र सरकार मग दुसरी लाट तशी संपुष्टात येते आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीव्हीवर येतात आणि सांगतात की आम्ही नोव्हेंबरपर्यंत तांदूळ गहू वाढवून देतो। काय देशाच्या लोकांना गरीब करून त्याला भिकारी करायचं धोरण भाजपने तयार केलं आहे का? हाही सवाल आमचा त्या लोकांना आहे। आर्थिक लोक कमजोर झाले। तुम्ही गेल्या वर्षीच्या कोरोनामध्ये 20 लाख कोटी रुपये आम्ही या जे रोजगार गेले, लोक आर्थिक कमजोर झाले, त्यांना आम्ही त्यांच्या खात्यात पैसे टाकू असं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं होतं। 20 लाख कोटीचा 20 पैसे तरी लोकांच्या खात्यात। इससे पहले अपने राज्यव्यापी दौरे के तहत बीती रात अमरावती जिले की दरियापुर तहसील पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जिले की सांसद नवनीत राणा इस समय जाति वैधता प्रमाण पत्र को लेकर मुश्किलों में फंसी हुई है। ऐसे में यदि अमरावती संसदीय सीट पर उपचुनाव होता है तो कांग्रेस इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अमरावती संसदीय सीट पर हमेशा से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और अमरावती जिला कांग्रेस का बेहद मजबूत गढ़ रहा है। इस समय पटोले ने एक बार फिर दोहराया कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव सहित सभी स्थानीय निकायों के चुनाव कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने दम पर लड़े जाएंगे। आम्ही पहिलेपासून जाहीर केलेलं आहे, त्याच्यामुळे जेव्हा आपण पहिलेपासूनच आपल्या मित्रांना सांगतो की बाबा आम्ही वेगळं निवडणुका लढणार आहोत, तर त्याच्यामुळे हे कोणाला टोल्याची भाग नाही। समजा आम्ही सोबत आहोत आणि वेळेवरच आम्ही म्हटलं की आम्हाला लढायचं आहे तर तो पाठीवर सुराख उपसल्यासारखी परिस्थिती होईल आणि म्हणून आमची भूमिका आहे की आजपासून आम्ही जे जाहीर केलेलं आहे ते मित्रांमध्ये सुद्धा त्या पद्धतीने बाबा आमची तयारी सुरू झालेली आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही पण आपल्या तयारी सुरू करा हे सांगण्याचा त्याच्यातला आमचा संदेश आहे। आम्ही स्वबळावर नेऊ। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने और धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन टालने के लिए कांग्रेस द्वारा वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ रखने की जरूरत महसूस की जा रही है और इस संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के साथ चर्चा करने की भी तैयारी है। इस आशय के संकेत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा अमरावती जिला दौरे के दौरान दिए गए हैं। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि प्रत्येक गांव में ग्राम दक्षता समिति के माध्यम से कोविड सहित म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी को लेकर व्यापक जन जागृति की जाए। साथ ही प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था एवं 3-3 कॉन्सेंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। इस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहित स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के तथा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बलवंत वानखड़े सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
समूचे शहर में विद्युत तारों को अंडरग्राउंड करते हुए ग्राहकों को अखंडित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके, साथ ही महावितरण कर्मचारियों के लिए खतरा घटाया जा सके, इस बात के मद्देनजर 5 वर्ष पूर्व इंटीग्रेटिंग पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी IPDS योजना अंतर्गत अमरावती शहर में करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करते हुए भूमिगत केबल डालने का काम शुरू किया गया, जो करीब 1.25 वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुका है। लेकिन केवल 2 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से अंतिम चरण तक पहुंचा यह काम अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से शहर में अब भी ओवरहेड विद्युत तारों के जरिए ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है और हल्के आंधी तूफान व बारिश की वजह से बार बार बिजली गुल होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी समस्याओं को खत्म करने के लिए ही 5 वर्ष पहले भूमिगत विद्युत केबल डालने का काम शुरू किया गया था। पूरे शहर में करीब 900 किलोमीटर से अधिक भूमिगत केबल का जाल बिछाया गया, किंतु हाथ ही निकल गया पर दुम अटक गई वाली कहावत के अनुसार 70 करोड़ रुपयों का यह काम तो पूरा हो गया, किंतु भूमिगत केबल को फीडर पिलर के साथ कनेक्ट करने हेतु 2 करोड़ रुपयों का अभाव रहने के चलते यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प अब भी अधूरा पड़ा है। विगत वर्ष 4 मई को स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में शुरू की गई सरकारी कोविड टेस्ट लैब में बीते 13 माह के दौरान 3 लाख से अधिक थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच का काम पूर्ण किया गया है। कोविड टेस्ट लैब के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत ठाकरे व तकनीकी अधिकारी डॉक्टर नीरज धनवटे की अगुवाई में कोविड टेस्ट लैब की टीम द्वारा विगत 1 वर्ष से अविरत किए जा रहे काम और समाज सेवा के लिए विद्यापीठ के प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर विलास भाले ने प्रयोगशाला में कार्यरत सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की है। शुरुआती दौर में इस कोविड टेस्ट लैब में जहां 100 से 150 थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की जाती थी, वहीं अब यहां पर रोजाना 2500 सैंपलों की जांच करने की क्षमता है और यहां रोजाना क्षमता से अधिक काम करते हुए करीब 2900 सैंपलों की औसतन जांच की जा रही है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र की चिखलदरा व धारनी तहसील में जहां एक और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कोविड टीकाकरण अभियान में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर मेलघाट के आदिवासियों में व्याप्त अंधश्रद्धा की वजह से भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन द्वारा आदिवासियों को उनकी अपनी कोरकू भाषा में जागरूक किया जा रहा है और अब तक 4 गाँवों में 100% टीकाकरण किया जा चुका है। इसकी जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने इस कार्य हेतु प्रशासन का अभिनंदन करते हुए ट्विटर पर एक बधाई संदेश जारी किया है। विगत 10 वर्षों के दौरान सुखली कंपोस्ट डिपो की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2020 के शुरुआत में अमरावती महानगर पालिका पर केंद्रीय प्रदूषण मंडल व राज्य प्रदूषण मंडल के जरिए 47 करोड़ 23,45,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया था। जुर्माने की यह राशि भरने से बचने हेतु मनपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिसंबर माह में इस दंड पर स्थगनादेश दिया था। साथ ही अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मनपा से सुखली कंपोस्ट डिपो के संदर्भ में 2 माह के भीतर जवाब तथा एक्शन प्लान उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। ऐसे में मनपा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपना एक्शन प्लान पेश किया जा चुका है। इस एक्शन प्लान में बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कामों को कब तक पूरा किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में प्रशासन की ओर से पूरा एक्शन प्लान बताया गया है। इस प्रस्तावित एक्शन प्लान के चलते कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान क्या राहत मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। साथ ही NGT के निर्देशानुसार सुखली कंपोस्ट डिपो में कचरे के निस्तारण हेतु बायो माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए निविदा जारी की जा चुकी है और इस बारे में NGT को जानकारी भी पेश की गई है। शहर में कहीं पर भी मृत होने वाले जानवरों के शवों को सुखली कंपोस्ट डिपो परिसर में लाकर फेंक दिया जाता है। ऐसे में इस परिसर में शवों की दुर्गंध फैलने की वजह से परिसर वासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर संक्रामक बीमारियां फैलने की संभावना भी होती है। किंतु अब इन सभी समस्याओं से परिसर वासियों को छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि महानगर पालिका द्वारा इस परिसर में डीजल गैस शवदाहिनी सहित पशुओं के लिए शव विच्छेदन गृह स्थापित करने की शुरुआत की गई है, जिसके लिए विगत शुक्रवार को तमाम आवश्यक साहित्य यहाँ पहुँच गया है और इस प्रकल्प पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐसी जानकारी भी मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा दी गई है। इन दिनों दुपहिया व 4 पहिया वाहनों का प्रयोग बढ़ने लगा है। साथ ही साथ शहर में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसके चलते शहर में अब अनेकों पेट्रोल पंप भी खुल गए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बाग अपने वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरवाने हेतु पहुंचते हैं। किंतु अधिकांश लोगों को पेट्रोल पंपों पर निःशुल्क मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती और इन सुविधाओं के बारे में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा भी अपने ग्राहकों को कोई जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि कई पेट्रोल पंपों पर तो यह सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं होती। सभी पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए शुद्ध पेयजल, वाहनों में निःशुल्क हवा, आपात स्थिति में टेलीफोन सेवा, प्रथमोपचार सेवा तथा शौचालय व स्वच्छता गृह की व्यवस्था आदि की निःशुल्क सुविधा रहना बेहद जरूरी व आवश्यक है। किंतु शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ये सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस बात की ओर ध्यान दिए जाने की बेहद जरूरत है।
अभी बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है और इस समय जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में 43.92% जल संग्रह है। इसे एक तरह से शानदार स्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि आगामी 4 माह के दौरान संतोषजनक बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपर वर्धा बांध बारिश के मौसम के दौरान कई बार लबालब भरेगा और यहाँ से वर्धा नदी सहित नहरों में पानी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह अमरावती जिले के 5 मध्यम प्रकल्पों में 35.33 व 84 लघु प्रकल्पों में 23.79% जल संग्रह की स्थिति है, जिसे जिले और सिंचाई के लिहाज से शानदार माना जा रहा है। अमरावती जिले में अब कोविड संक्रमण को लेकर हालात काफी हद तक नियंत्रण में आते दिखाई दे रहे हैं और अब रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की संख्या 100 के आसपास स्थिर हो गई है। साथ ही मौतों के मामले भी घटे हैं। शनिवार को केवल 102 नागरिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही जिले में केवल एक कोविड संक्रमित की मौत हुई, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता था। यह 5वां मौका है जब अमरावती मनपा क्षेत्र में कोविड संक्रमण के चलते 24 घंटे के दौरान एक भी मौत नहीं हुई। वहीं शनिवार को पाए गए 102 मरीजों में मनपा क्षेत्र के केवल 14 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 88 नागरिकों का समावेश रहा। जिला स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,559 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,524 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 176 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1,700 पर पहुंच गया है। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 371 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 91,403 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2032 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 453 तथा ग्रामीण क्षेत्र की 1,579 मरीजों का समावेश है। इसमें से इस समय 624 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 312 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1096 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 6,080 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 1.67% लोगों की ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 96.26% पर पहुंच गया है। विगत कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है और रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए शानदार और राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। वहीं शनिवार को समूचे संभाग में केवल 250 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 53, यवतमाल के 14, बुल्ढाना के 45 व वाशिम के 36 मरीजों का समावेश है। साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 696 मरीजों को कोविड मुक्त होने के चलते अस्पतालों से डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें अकोला के 81, यवतमाल के 87, बुल्ढाना के 81 व वाशिम के 76 मरीज शामिल रहे। अमरावती संभाग में अब तक कुल 3,52,109 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,42,278 कोविड मुक्त हो चुके हैं। संभाग को राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की 40,300 डोज आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कोवैक्सीन के 12,800 डोज की खेप शनिवार को ही प्राप्त हो चुकी है। वहीं रविवार को कोविशील्ड वैक्सीन के 27,500 डोज की खेप प्राप्त होगी। इस पूरे स्टॉक का जिला निहाय वितरण रविवार की सुबह किया जाएगा, जिसके तहत अमरावती जिले को कोवैक्सीन के 2,600 तथा कोविशील्ड के 6,200 ऐसे कुल 8,800 डोज की खेप उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अकोला जिले को 1,500 कोवैक्सीन तथा 5,200 कोविशील्ड, यवतमाल जिले को 2,500 कोवैक्सीन व 7,500 कोविशील्ड, बुल्ढाना को 3,000 कोवैक्सीन व 6,500 कोविशील्ड तथा वाशिम जिले को 3,200 कोवैक्सीन व 2,100 कोविशील्ड के डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। वैक्सीन का यह नया स्टॉक संभाग के सभी जिलों को रविवार की सुबह तक प्राप्त हो जाएगा, जिसके जरिए सोमवार से टीकाकरण का काम एक बार फिर पूरी रफ्तार के साथ शुरू होगा। जारी माह में 1 जून से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी हद तक कम हो गई है। ऐसे में अब सभी सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में अधिकांश बेड रिक्त पड़े हैं और कई कोविड अस्पताल पूरी तरह से खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से कई निजी कोविड अस्पताल बंद हो चुके हैं या बंद होने के मार्ग पर हैं। जिले में अब तक कुल 62 अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु अनुमति दी गई थी। वहीं अब कोविड संक्रमण की लहर के सुस्त होते ही मरीजों के अभाव में 21 निजी कोविड अस्पतालों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। साथ ही कोविड मरीजों की संख्या लगातार घटने की वजह से कई निजी कोविड अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी की जा रही है। चूंकि आगामी अगस्त व सितंबर माह के दौरान संक्रमण की तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया गया है, जो छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में छोटे बच्चों के लिए आईसीयू ऑक्सीजन बेड की सुविधा से युक्त वार्ड तैयार किए गए हैं। साथ ही इस समय अमरावती शहर में 27 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर काम करने की मान्यता प्रदान की गई है, जो फिलहाल शुरू है। कोविड वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिले में तहसील स्तर पर कुल 28 कोविड केयर सेंटर भी शुरू किए गए हैं, किंतु इसमें से 9 केंद्रों में इस समय एक भी मरीज भर्ती नहीं है।
जिले के कुल 46 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमितों को भर्ती करने हेतु 2370 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय केवल 406 बेड पर ही कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और कुल 1964 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों की तुलना में यहाँ पर रिक्त रहने वाले बेड की संख्या में लगातार इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बिना अनुदानित महाविद्यालयों की प्रलंबित छात्रवृत्ति रकम संबंधित महाविद्यालयों को जल्द से जल्द अदा किए जाने हेतु विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे सहित संस्था के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू को एक निवेदन सौंपा गया। इस निवेदन में कहा गया है कि वर्ष 2014 की कुछ छात्रवृत्ति प्रलंबित रहने के साथ ही वर्ष 2017 से बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति प्रलंबित पड़ी है, जिसे जल्द से जल्द अदा किया जाए, क्योंकि इन दिनों शिक्षा संस्थाओं को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई महाविद्यालयों में कर्मचारियों के वेतन तक अटके पड़े हैं। इस समय हुई चर्चा में राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालने का आश्वासन दिया है। अमरावती जिले के दौरे पर आए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार 12 जून को स्थानीय रेलवे स्टेशन रोड स्थित विधायक सुलभा खोड़के के जनसंपर्क कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस समय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। अमरावती दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत के निवास स्थान पर भी सदिच्छा भेंट दी। इस समय शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले सहित शेखावत परिवार के सभी सदस्यों ने नाना पटोले का भावपूर्ण स्वागत किया। बीती रात अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने स्थानीय होटल महफिल इन में रात्रि विश्राम किया, जहां पर शनिवार की सुबह से ही उनसे मिलने हेतु कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जबरदस्त तांता लगा रहा। स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का पुष्पगुच्छ व भेंट वस्तुएं सौंपते हुए भावपूर्ण स्वागत किया। साथ ही इस समय उनके हाथों जरूरतमंदों को जीवनोपयोगी साहित्य का वितरण भी करवाया गया। अकोट स्थित श्री संत वासुदेव महाराज ज्ञानपीठ संस्था की ओर से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि संस्था को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत आषाढ़ी एकादशी पर सीमित लोगों की उपस्थिति के बीच पंढरपुर वारी करने की अनुमति प्रदान की जाए। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लता देशमुख के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिकारी खान तथा माध्यमिक शिक्षा अधिकारी काले को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई थी कि शालेय शुल्क में कटौती की जाए। इस मांग को मान्य करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शालेय शुल्क कम करने का आदेश पारित किया गया है, जिससे अभिभावकों को काफी राहत मिली है। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अनाज विभाग यार्ड में किसानों, मंडी कर्मचारियों, अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा महानगर पालिका के सहयोग से मार्केट यार्ड परिसर में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडी उपसभापति नाना नागमोते, संचालक प्रकाश कालवांडे, पूर्व संचालक अमर बांबल, चेंबर के अध्यक्ष विनोद कलंत्री तथा आड़त एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश पाटिल, धीरज बारबुद्दे तथा मंडी सचिव दीपक विजयकर उपस्थित थे। कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगाने के बाद कई स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि उनके शरीर पर लोहे की वस्तुएं आकर चिपक रही हैं और उनका शरीर चुंबक की तरह काम कर रहा है, किंतु इस बात की पोल खोल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से की गई है। वहीं इस बीच अमरावती में भी मनीष देशमुख नामक एक व्यक्ति द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके शरीर पर अपने आप ही लोहे की वस्तुएं आकर चिपक रही हैं, जबकि उन्होंने कोविड प्रतिबंधात्मक टीका भी नहीं लगवाया है। ऐसे में यह सवाल है कि आखिर उनके शरीर पर यह वस्तुएं कैसे चिपक रही हैं। बडनेरा नई बस्ती के गजानन नगर परिसर स्थित झूलेलाल अपार्टमेंट में रहने वाले 32 वर्षीय युवा व्यवसायी आकाश चांदवानी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय आकाश चांदवानी अपने घर में अकेले थे और उनकी मां व पत्नी पूजा करने के लिए मंदिर गए हुए थे। आकाश चांदवानी का अमरावती में दरोगा प्लॉट स्थित बोंडे हॉस्पिटल के पास पिंकी मोबाइल शॉपिंग नामक प्रतिष्ठान है। विगत कुछ दिनों से आकाश चांदवानी कुछ निजी वजहों के चलते बेहद परेशान चल रहे थे, ऐसी जानकारी है। संभवतः इन्हीं परेशानियों की वजह से उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। बडनेरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। शहर में बेहद संभ्रांत व आलीशान माने जाते कैंप परिसर में करोड़ों रुपए के मूल्य वाले 7098 वर्ग फुट भूखंड का बोगस पीआर कार्ड तैयार कर उसकी बिक्री किए जाने की बात 4 दिन पहले सामने आई थी। इस मामले को लेकर खुद भूमि अभिलेख कार्यालय के उपाधीक्षक द्वारा कार्यालय में कार्यरत 2 कनिष्ठ लिपिकों स्वप्निल उम्बरकर व योगेश शिरभाते के खिलाफ बोगस पीआर कार्ड बनाने के मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले की जाँच आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की जा रही है, जिसमें पता चला है कि इस मामले में इन 2 लिपिकों के साथ ही कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। दरियापुर तहसील अंतर्गत बोराला आराला खेत परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में एक नीलगाय की मौत होने की घटना सामने आई है। इस नीलगाय की जान बचाने के लिए गांव वासियों द्वारा काफी प्रयास किए गए, लेकिन काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से इस नीलगाय की मौत हो गई।
सिराजगांव कस्बा पुलिस ने अवैध रूप से गौमांस की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की है और शनिवार को 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 255 किलो गौमांस सहित 41,930 रुपयों का माल जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। साइबर अपराधियों ने अब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने जाल में फांसना शुरू किया है। दरियापुर तहसील के बाबली निवासी युवक को साइबर अपराधी ने 50,000 रुपए से ठगे जाने का मामला सामने आया है। बुल्ढाना जिले के मेहकर तहसील में आने वाले अंजनी बुद्रुक गांव में बारिश के पानी की वजह से कमजोर हो चुकी दीवार के गिर जाने से 3 साल आयु वाली बच्ची की मलबे में दबकर मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं, जिन पर मेहकर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंजनी बुद्रुक गांव में रहने वाले मनवर खान मस्तान खान पठान के घर की दीवार 8 जून की रात बारिश शुरू रहते समय अचानक ढह गई। इस दीवार की मिट्टी के मलबे में दबकर 3 साल की आशिया भी अकबर खान पठान बुरी तरह घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए औरंगाबाद ले जाया गया था, लेकिन बीबी गांव के पास उसकी मौत हो गई। दुपहिया चालक को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार कार चालक का स्टीयरिंग पर से नियंत्रण छूट गया और कार अनियंत्रित होकर छोटे पुल की सुरक्षा दीवार से जा टकराई। यह हादसा इतना भीषण था कि कार के 2 टुकड़े हो गए और कार में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कार चालक व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा नागपुर छिंदवाड़ा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 547 पर मध्य प्रदेश के सौंसर के पास शुक्रवार की शाम 5 बजे घटित हुआ है। नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले राहटगांव निवासी 65 वर्षीय राजेश विधाते की कुएं में डूबने से मौत हो गई। राजेश विधाते राहटगांव जूनी बस्ती में रहने वाले गणेश घरडे की चाय कैंटीन पर चौकीदारी करता था और रात में वहीं सोता था। उसे शराब पीने की आदत भी थी। 9 जून की देर रात वो चाय टपरी से निकल गया और दूसरे दिन उसका शव किरण टापरे के खेत के कुएं में नजर आया। इस मामले में गणेश घरडे की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। ट्रक में सोयाबीन लेकर जा रहे ट्रक चालक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने का मामला विगत दिनों निब्बी गांव के पास सामने आया था, जिसमें अब पता चला है कि छिंदवाड़ा निवासी ट्रक चालक नंदकिशोर उइके की हत्या करने वाला आरोपी उसका ही ट्रक मालिक है। अपना कर्ज चुकाने के लिए ट्रक मालिक ने ही नंदकिशोर को शिकार बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। ग्रामीण एलसीबी की टीम ने ट्रक चालक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और ट्रक मालिक को हिरासत में लेने के लिए पुलिस का पथक मध्य प्रदेश पहुंच गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।